आज इतने सारे कैसे हो तुम लोग? सिर्फ 8-9 बच्चे। मनीष, चलो आज तो मनीष भी आया है क्लास में। मनीष, फिजिक्स के चक्कर में केमिस्ट्री और मैथ भूल गए क्या? हाँ। ठीक है, क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए वो तो ठीक है, मैं टेस्ट स्कोर की बात कर रही हूँ। ठीक है, आज का अपना चैप्टर रहेगा क्या? थर्मल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हीट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, कैलोरीमेट्री थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है? इस चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा मैं एक दिन ही दूंगी, है ना, क्योंकि आसान सा ही चैप्टर है। कवर करते हैं। देखो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये थोड़ा सा देखेंगे, स्केल, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री। उसके बाद आज हम थोड़ा सा इतना ही पढ़ पाएंगे, ठीक है। स्केल और थर्मल एक्सपेंशन, रेडिएशन और ये कंडक्शन, ये हम लोग शायद कल के लेक्चर में देखेंगे, आज हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हीट फ्लो। हीट फ्लो क्या होता है? देखो हीट क्या होती है कि जब भी किसी भी दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो वहां पर हमारे हीट फ्लो होता है ना। हीट कहाँ फ्लो होगा? हाइयर टेम्परेचर टू हाई हाइयर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये हमारा हीट का फ्लो होगा, है ना, कि जिस बॉडी पे ज्यादा हाई ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, वहां से हीट का फ्लो होगा। जैसे कि मान लो तुम क्या करते हो, किसी भी ऐसी ठंडी बोतल को हाथ लगाते हो, तो तुम्हारा हाथ क्या फील करता है? कोल्ड फील करता है। वो कोल्ड फील क्यों होगा? क्योंकि तुम्हारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है। तो तुम्हारी बॉडी से हीट निकल के कहाँ पर ट्रांसफर हो गई? उस बॉटल में ट्रांसफर हो गई। और वही उसी की वजह से हमें क्या फील होता है? कोल्ड फील होता है। तो हीट हमेशा क्या होती है? हमेशा हीट फ्लो होती है ना। हीट का फ्लो होता है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे कोल्ड सराउंडिंग, जैसे कि चाय का कप है, जैसे चाय गर्म होती है, ठीक है, तो वो ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि हीट का फ्लो होता है फ्रॉम द कप टू द सराउंडिंग। तो ये भी हीट का एक फ्लो है। तो हीट क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो ये सब एक एनर्जी की फॉर्म है। तो हीट भी एक एनर्जी है। ये कब फ्लो होती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, और इसको फ्लो होने में किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं होती। क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसे मेजर करी जाती है? एसआई यूनिट इसकी क्या है? जूल्स, मतलब जो एनर्जी की यूनिट है वही इसकी यूनिट है। दूसरा आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर मेजर करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कितना, मतलब हॉटनेस को मेजर करता है टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो तुम्हारा थर्मोमीटर है वो ज्यादा मेजर करेगा, मतलब जो थर्मोमीटर का जो मरकरी है वो ऊपर तक एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, ये होता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के हमारे पास कितने स्केल होते हैं? एक तो सेल्सियस और एक दूसरा फ़ारेनहाइट। फारेनहाइट। ठीक है, इन स्केल्स पर हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। अब देखो टेम्परेचर कन्वर्जन करना जरूर आना चाहिए। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है। टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो तीन स्केल है यहाँ पे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन।
फ्रीजिंग पॉइंट अगर मैं सेल्सियस में बात करूं तो सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और सेल्सियस में जो बॉइलिंग पॉइंट यानी मैक्सिमम है वो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं तो फ़ारेनहाइट में जो मेरे पास मिनिमम टेम्परेचर है यानी जो 0 डिग्री जहां पर आइस का फ्रीजिंग पॉइंट है वो फ़ारेनहाइट में मेरा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, जहां पर बॉइलिंग पॉइंट है वो फ़ारेनहाइट में मेरा कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट की टर्म्स है। अब टेम्प केल्विन में तुम्हें पता ही है, चेंज करने के लिए सेल्सियस में हम 273 का ऐड ऑन कर देते हैं तो वो टर्म हमारा किस में चेंज हो जाता है, वो केल्विन में चेंज हो जाता है। अब टेम्परेचर स्केल को कन्वर्जन कैसे करें, देखो कैसे किसी भी टेम्परेचर को तुम चेंज, किसी भी स्केल को तुम चेंज कर सकते हो। कैसे, मान लो तुम्हारे पास ये कोई भी एक स्केल है टेम्परेचर का, ठीक है, इसमें कैसी रीडिंग्स होती हैं, एक तो यहाँ पर होगी जो कि मिनिमम होगी, है ना, मिनिमम रीडिंग होगी, और यहाँ पर एक मैक्सिमम रीडिंग होगी, और सभी में 0 डिग्री, मतलब अगर मैं बोलूं फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक तो हर किसी में मिलेगा, है ना। भाई कोई भी टेम्परेचर का स्केल हो, उसमें सभी में तुम्हें फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अगर मैं सेल्सियस स्केल की बात करती हूँ तो 0 डिग्री से 100 डिग्री तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब मान लो मुझे कन्वर्जन करना है तो देखो कैसे करते हैं। मान लो तुम्हें कोई टेम्परेचर निकालना है किसी सेल्सियस में, तो तुमने लिखा T सेल्सियस, तुम्हें नहीं मालूम, बस तुम्हें चेंज करना है माइनस अब क्या लिखेंगे, जो इसका मिनिमम टेम्परेचर होगा, मिनिमम टेम्परेचर बोलने तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट लिख दिया, अपॉन डिवीजन। तो डिवीजन देखो, मिनिमम मिनिमम डिग्री कितना है 0, मैक्सिमम कितना है 100, तो 0 और 100 के बीच में डिवीजन कितने आए, 100 आए, तो यहाँ पर कितना लिख दिया, 100 लिख दिया। ठीक है भाई, सुन रहे हो कि नहीं, हेलो, यस बच्चों? मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, दूसरा देखो, अब फ़ारेनहाइट की मैं बात करूं, जैसे मुझे कन्वर्जन करना है, अब फ़ारेनहाइट में मुझे किसी टेम्परेचर को, हाँ, नोट करना है T फ़ारेनहाइट। अब देखो माइनस मिनिमम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना था, मिनिमम टेम्परेचर 32, अभी हमने देखा है ना। अब मैक्सिमम कितना था 212, मिनिमम था 32, तो 32 से 212 में कितने डिग्री है मेरे पास, डिविजन्स कितने हैं? हाँ जी बोलो। 180। हाँ, तो 32, 212 में से 32 हम माइनस कर देंगे तो ये नंबर ऑफ डिविजन आ गए, ये आ गया 180। तो कोई भी ऐसा स्केल हो, मान लो कोई भी स्केल तुम्हें बना के दे देते हैं और तुम्हें बोलते हैं कि इस स्केल का मुझे बताओ कि सेल्सियस में कितना डिग्री आएगा। मान लो कोई भी XYZ स्केल बता दिया और बोलते हैं इस स्केल का 95 डिग्री जो है, बताओ कि सेल्सियस में कितना आएगा। तो तुम्हें डरना नहीं है, उस स्केल का माइनस ऊपर क्या लिखना है, 0 डिग्री, मतलब मिनिमम टेम्परेचर, ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन। हाँ बोलो मैम, ये जो 0 वाला है मिनिमम 0, जैसे हाँ इस साइड वाला बॉइलिंग पॉइंट है, और हाँ, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, FR? ये फ्रीजिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है। देखो दो एंड होंगे, कोई भी स्केल होगा उसके दो टेम्परेचर होंगे। शुरू कहाँ से होगा, मिनिमम टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। मैक्सिमम जाएगा बॉइलिंग पॉइंट तक। बॉइलिंग पॉइंट अभी सेल्सियस में बनाया है तो सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट 100 हो गया, मिनिमम 0 हो गया, तो तुम्हें क्या लिखना है, T सेल्सियस, मतलब ये तुम्हें फाइंड करने वाला टेम्परेचर है -0 डिग्री, यानी ये मिनिमम टेम्परेचर अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। ऐसे यहाँ पे देखो मैंने फ़ारेनहाइट में लिखा है तो T फ़ारेनहाइट माइनस मिनिमम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 32, तो 32 लिख दिया अपॉन में इसके नंबर ऑफ डिवीजन, तो 212 में से 32 माइनस कर दिए तो 180। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने स्केल, किसी भी स्केल का हम लोग टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो ये वाला स्केल है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। द सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल shows different reading at all temperature except one। वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पे सेम टेम्परेचर दिखाएंगे दोनों स्केल, फ़ारेनहाइट में भी और उसमें भी? मैम -40 डिग्री। हाँ देखो, अब हमें क्या करना है, हमें हमें कुछ नहीं आता, बट हमें इतना पता है कि T सेल्सियस माइनस 0/100 इक्वल्स टू T फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है ना। अभी इसी चीज को सॉल्व कर लो, बस ये 0 से 0 कैंसिल करो और इसको सॉल्व कर लो,
अब मान लो ये जो TC है और TF है ये बराबर ही तो है, दोनों टेम्परेचर क्या है, बराबर है। तो इसको कोई भी एक टेम्परेचर मान लो, जैसे T माइनस 0/10 इक्वल्स टू T माइनस 32/18। तो यहाँ से T की वैल्यू फाइंड कर लोगे और वो कितनी आ जाएगी, वेरी गुड, -40 डिग्री। वेरी गुड, ठीक है। ये वाला करो जरा, मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। क्या कह रहा है कि एक टेम्परेचर स्केल है x, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री है, फ्रीजिंग पॉइंट -15 है। अब क्या बोला है, स्केल जो है लीनियर है। लीनियर स्केल मतलब कैसे है, -15, -14, -13, बिल्कुल ऐसे लीनियरली चल रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट टेम्परेचर, यानी ये बताओ कि इस स्केल का -95 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में कितना आएगा। चलो कर दो, स्केल डिजाइन करना आ ही गया है तुम्हें। मैम कैसे बी कर, वेरी गुड, बी ऑप्शन जिनका आ रहा है, वेल डन। देखो फ़ारेनहाइट स्केल लिखा, T फ़ारेनहाइट -32/180, ठीक है। वो दूसरा स्केल है जिसका मैंने माना TX, ठीक है। माइनस मैंने क्या बोला है, ऊपर क्या लिखते हैं, मिनिमम टेम्परेचर। तो यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना है, -15, -15 लिख दिया। अब नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं भाई, 15 से 65 तक कितने डिवीजन हो गए, 0 से तो 65 और 15 और, तो कितने हो गए, 65 + 15 80 80, तो ये हो गया 80। अब TX यानी कौन सा टेम्परेचर मुझे फाइंड करना है, -95 डिग्री ऑफ x, तो ये गिवन ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे -95 + 15/80 इक्वल्स टू T फ़ारेनहाइट -32/1, ठीक है। तो यहाँ से फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी कि फ़ारेनहाइट में ये कितना टेम्परेचर है। तो बिल्कुल सही आंसर है -148 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी स्केल डिजाइन कर सकते हो, आंसर भी निकाल सकते हो। देखो उसके बाद आता है हमारा थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन के लिए मैं कहूंगी जो शॉर्ट नोट्स है ना, एक बार शॉर्ट नोट जरूर पढ़ लेना। थर्मल एक्सपेंशन उतना ही बहुत है, शॉर्ट नोट्स जितना, उससे ज्यादा तुम्हें नहीं पढ़ना है। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूले ही पढ़ने हैं, उससे ज्यादा नहीं आता यहाँ से। थर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा, देखो किसी भी बॉडी को अगर हीट करोगे तो कोई भी बॉडी क्या करती है भाई, एक्सपेंड करेगी। यस किसी मैम। भी बॉडी को हीट करते हैं, वो बॉडी खुद ब खुद क्या करती है, हीट करती है। जैसे तुम्हारे ब्रिज हो गए, कई बार रेलवे ब्रिज हो गए, रेलवे लाइंस हो गई, ये सब क्या करती हैं भाई, ये सब एक्सपेंड करती हैं। इसलिए तुमने देखा होगा जगह जगह पर वहां पर गैप छोड़े जाते हैं, है ना। इसलिए गैप्स छोड़े जाते हैं क्योंकि हर चीज हीट होने पर क्या होती है, एक्सपेंड होती है। तो एक हो गया तुम्हारा लीनियर एक्सपेंशन, मतलब कोई भी बॉडी अगर तुम हीट कर रहे हो, इनिशियली अगर लेंथ L थी तो हीट करने से उस बॉडी में कुछ ना कुछ टेम्परेचर, कुछ ना कुछ लेंथ में चेंज जरूर आएगा। तो मैं बोलती हूँ कि टेम्परेचर के चेंज होने पर जो चेंज आया है वो डेल L आया है। यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ अपॉन L है, या बोलें तो फ्रैक्शनल जो लेंथ इंक्रीमेंट हुआ है, देखो ये फ्रैक्शनल लेंथ इंक्रीमेंट है। जो लेंथ फ्रैक्शनल में इंक्रीज हुई है, ये हमेशा किसके प्रोपोर्शनल रहती है भाई, चेंज इन टेम्परेचर के, ठीक, टेम्परेचर में कितना चेंज आया है, ठीक है। तो यहाँ से देखो चेंज इन लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, L इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अब इस कांस्टेंट को हटा के एक टर्म यूज होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, है ना, या बोले तो कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि मान लो अगर तुमने यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, उस यूनिट डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने पर वो पर्टिकुलर जो मटेरियल है वो कितना एक्सपेंड होगा,
तो अल्फा किसकी प्रॉपर्टी हो गई? अल्फा किस चीज पर डिपेंड करेगा? अल्फा किस पे डिपेंड करेगा? नेचर पे, मटेरियल पे, है ना। तो हर बॉडी का अपना अल्फा जो होगा क्या रहेगा? अलग रहेगा, ठीक है। अल्फा डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। अल्फा क्या है कि पर डिग्री राइज कर, अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो कितना उसके लेंथ में चेंज आता है, वो हमारा अल्फा हो गया। तो मान लो ये हमारा लेंथ में चेंज आया, तो जो न्यू लेंथ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी भाई? पुरानी वाली लेंथ L प्लस DL, राइट। और DL कितना आया है? प्लस L अल्फा डेल T। तो यहाँ से L कॉमन ले लो तो कितना आया? 1 प्लस अल्फा डेल T। इतना ठीक है? बोलो। तो न्यू लेंथ देखो ये आएगी जब भी एक्सपेंड होने के बाद। क्लियर है? बोलो। यस मैम। तो Yes, किस ma'am. किस कोई भी नई लेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी मेजरली? तो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और कॉफिशिएंट, मतलब उसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के कॉफिशिएंट को यूज करेंगे विच इज अल्फा। तो लीनियर एक्सपेंशन यहाँ पे अल्फा रहेगा, नई लेंथ को यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। दिस इज द फॉर्मूला। तो न्यू लेंथ इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फा डेल T। और सिर्फ अगर चेंज इन लेंथ निकालना है तो वो अल्फा डेल T, वो सिर्फ इतना होगा। अब दूसरा आता है एरियल एक्सपेंशन। अगर मान लो अब की बार कोई बॉडी है वो कैसे एक्सपेंड कर रही है? पूरा एरियली। मान लो ये कोई बॉडी है जिसके पास लेंथ भी है और विड्थ भी है। अब ये बॉडी अब एक्सपेंड करेगी तो ये कैसे एक्सपेंड करेगी भाई? एरियली। इसकी जो चेंज होगा वो लेंथ में भी होगा और विड्थ में भी होगा। तो अब जब बॉडी का एरिया एक्सपेंड करेगा तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? DA बाय A जो रहेगा, ये फ्रैक्शन, जो एरिया में फ्रैक्शनल चेंज हुआ है, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, ये किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? DA बाय A किसके प्रोपोर्शनल रहेगा भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। ये भी टेम्परेचर के चेंज के बराबर ही रहेगा। अब की बार प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के क्या लगाएंगे? बीटा, ठीक है। तो बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। अल्फा था लीनियर का, बीटा है एरियल का। मतलब जब भी कोई बॉडी एरिया में चेंज होती है तब हम कौन सा कोफिशिएंट यूज करते हैं? बीटा। तो ये आया बीटा A dt। dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। A क्या है? कितना एरिया में चेंज आया। न्यू एरिया जो होगा वो पुराना एरिया प्लस डी, वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक आता है बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है। देखो अगर देखी जाए तो अल्फा किसका कोफिशिएंट था? लेंथ, एक लेंथ का। और बीटा किसका है भाई? एरिया का। एरिया का। एरिया लेंथ इंटू लेंथ है। तो यहाँ से अगर तुम देखते हो तो जो बीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है। यानी जो एरियल एक्सपेंशन है वो लीनियर एक्सपेंशन के 2 टाइम्स है। तो बीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले लीनियर फिर एरियल। तो भाई जो एरियल का कॉफिशिएंट है वो लीनियर के 2 गुना है, 2 टाइम्स है। तो ये भी तुम्हें याद रखना है, फॉर्मूला बेस्ड है सारे सवाल। उसके बाद आता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। अभी क्या होगा? मान लो कोई भी बॉडी है जो वॉल्यूम में एक्सपेंड हो रही है, मतलब तुम हीट कर रहे हो। देखो जब भी कोई बॉडी एक्सपेंड होती है ना, वो हर कहीं से एक्सपेंड होगी। ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ एक ही लेंथ उसकी एक्सपेंड हो रही है या एक पर्टिकुलर पोर्शन एक्सपेंड हो रहा है, ऐसी कभी भी नहीं होगा। जो भी जब बॉडी एक्सपेंड होती है, अगर वो वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है तो पूरा वॉल्यूम चेंज होगा। अगर वो एरियल बॉडी है, प्लेनर बॉडी है, तो उसके पूरे प्लेन में चेंज आएगा, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है और उसका एक ही लेंथ चेंज हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो जो बॉडी वॉल्यूम में है, जब वो एक्सपेंड होंगी तो पूरे वॉल्यूम में एक्सपेंड होंगी। तो यहाँ पे भी अब तक तुम समझ गए होगे डीवी किसके बराबर आ जाएगा? बताओ। वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, है ना भाई। Yes, वी ma'am. क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। dt चेंज इन टेम्परेचर। कॉफिशिएंट क्या आएगा? वॉल्यूम का कॉफिशिएंट आएगा जिसे हम बोलते हैं गामा। वेरी गुड। तो डीवी किसके बराबर आया? गामा वी dt। तो जो नई वी डैश आएगी वो किसके बराबर आएगी? v प्लस डीवी। अब आया गामा।
तो गामा को अगर अल्फा के टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे भाई, 3 अल्फा। तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। अगर गामा को बीटा के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 3 बीटा। तो गामा इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो इनका देखो एक रिलेशन है, वो रिलेशन जरा देख लो, ये ना। तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई 2 इक्वल्स टू गामा बाई 3। तो डिवाइड कर दो इसको। अब बीटा और गामा में रिलेशन निकालना है, तो बीटा बाई 2 इक्वल्स टू गामा बाई 3 कर दो। तो ये 3 टाइम्स ऑफ बीटा इक्वल्स टू 2 गामा आ गया, और बीटा आ जाएगा 2/3 गामा, इस तरीके से। तो ये टर्म याद रखनी है, ठीक है, इस ये वाली टर्म। अब देखो क्या होगा, अभी तुमने क्या देखा है कि कोई भी बॉडी को अगर हीट करा गया है तो उसके वॉल्यूम, एरियल सब में एक्सपेंशन आया है, ठीक है, लेंथ में एक्सपेंशन आया है। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी क्या होती है मेरी, एक्स, जब भी तुम किसी बॉडी को हीट करते हो, ठीक है, उसको टेम्परेचर देते हो, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। भाई जब वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। मास तो चेंज होगा ही नहीं किसी भी कीमत पे। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो मैम जाएगी, घटेगी, है, मैम बढ़ेगा तो वॉल्यूम, घटेगी ना। बढ़ हाँ, जाएगा। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मास तो रिमेन कांस्टेंट रहने वाला है। तो डेंसिटी हमारी कम हो जाएगी। और डेंसिटी कैसे कम हो जाएगी, देखो डेंसिटी इनिशियली, देखो अभी तक क्या कर रहे थे, उस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे थे, नई जो डेंसिटी थी, इसमें उस टर्म को क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। जो भी तुम्हारी नई डेंसिटी है 1 प्लस, या फिर इसको ऐसे लिख लो, लैम्डा, ये इनिशियली डेंसिटी 1 माइनस गामा डेल्टी, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या है, रो नॉट क्या है, इनिशियल डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टी। जैसे याद करना चाहो वैसे याद कर लो, बस याद रखना है कम होनी है। तो कम होगी तो इस 1 प्लस वाली टर्म को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई करोगे तो रो नॉट की जो ये रो टी की जो वैल्यू है, नई डेंसिटी, ये इंक्रीज ही होगी। हमें उसको डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करने के लिए या तो 1 माइनस में मल्टीप्लाई करो, या फिर 1 प्लस से कर रहे हो तो उसको डिवाइड करो। इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा डेंसिटी का टर्म है कि डेंसिटी हमारी डिक्रीज होगी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करो जरा। क्या होगा, लेंथ और रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा, मैम दोनों बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी दोनों। इंक्रीज होगी। वेरी गुड। दोनों क्या होंगी, दोनों इंक्रीज होंगी, क्योंकि देखो अब मैंने क्या बोला है, जब भी कोई बॉडी एक्सपेंड होती है तो वो हर डायमेंशन में एक्सपेंड करती है। तो लेंथ अगर बढ़ेगी तो ये लेंथ बढ़ेगी तो तुम्हारा जो ये जो सर्कुलर वाला पार्ट है, इसका डायमेंशन भी बाहर की तरफ जाके एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो दोनों चीज एक्सपेंड होंगी, तो बोथ इंक्रीज। वेल डन। मैम ये जेई एडवांस का है। हाँ, ये एडवांस का ही है, ये बहुत साल पहले आया होगा। ये मेजर टेस्ट में भी आया था। ठीक है, ये वाला बताओ, चलो ये सॉल्व करो। मैं कह रही हूँ लीनियर एक्सपेंशन फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें एक टेम्परेचर स्केल का भी आता है कि स्केल के टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हीट करेंगे तो। वो वाला फॉर्मूला एक बार चेक कर लेना शॉर्ट नोट में, वो मैं भी नहीं करा रही हूँ। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्केल की टेम्परेचर की लेंथ बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। तो वाला करो। मैम ऑप्शन बी होगा इसका। इसका ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, वेल डन। तो देखो क्या दिया हुआ है तुम्हें, एक क्यूब है जिसका तुम्हें सरफेस एरिया दिया हुआ है। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का,
बोलो। 6a² 6a², वेरी गुड। तो 6a² तुम्हें दिया हुआ है 24, तो यानी साइड कितनी आ गई है भाई, 2। यहाँ से तुम्हारी साइड निकल गई, a की वैल्यू आ गई, ठीक है। मतलब लीनियरली इनिशियली तुम्हारी जो वॉल्यूम है उसका जो लेंथ है वो इतना है। अब क्या बोला है, इफ इट्स द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल टी तुम्हें दिया हुआ है 10 डिग्री। तो तुम्हें पूछा है कैलकुलेट द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, कि जो क्यूब का वॉल्यूम है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो कैसे निकालोगे, देखो क्या है हमारे पास, डीवी का फॉर्मूला गामा वी डेल टी, ठीक है। तो वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, अगर मेरे पास साइड आ गई है तो ए क्यूब, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, 2 टू द 8, ये 8 हो गया। डेल टी भी गिवन है। गामा, अब देखो गामा अल्फा दिया हुआ है तो हम 3 टाइम्स ऑफ अल्फा कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन, वेरी गुड। ये वाला देखो, ये वाला करो। एरर का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, तो डेल आर बाय आर में कितना चेंज आया है, 1%। कितना बनेगा फिर चेंज, 2%। है ना भाई। फॉर्मूला डेल आर बाय आर हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिखती हूँ कि मेरे पास एम आर स्क्वायर है, तो मास में तो कोई चेंज आएगा नहीं, आर में 2 टाइम्स ऑफ डेल आर बाय आर, और ये जो चेंज आया है ये 1% का आया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना चेंज आ जाएगा, 2%, ठीक है। ए ऑप्शन। मैम यहाँ पे तो लीनियर ऑब्जेक्ट था, जैसे रॉड थी, अगर मान के चलिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता जिसका एरिया भी है, तो फिर इसमें सेम फॉर्मूला होता। एरिया भी होता मतलब जैसे ये जो रॉड है, ये हम्म मैम ये ml वाली रॉड है ना, वो तो उस एक एक्सिस से रोटेट कर रही है, राइट। हम्म तो अगर मान के चलिए ये जो रॉड है, ये रॉड ये रॉड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता जिसके पास एरिया या कुछ वॉल्यूम होता, इसके पास तो अभी लेंथ ही है, तो उसमें क्या करते। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते ना, जैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अबाउट लिखती हूँ, तो कितना आता, 1/12 आता है, कितना आता है बताओ जरा, ml² बाय 12 आता है, 3 आता है, कितना आता है एक्सिस के अबाउट, ml² बाय 3 आता है शायद, है ना। तो ml² बाय 3 आएगा। तो अब इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो 1/3m तो तुम्हारा कॉमन ही है, तो 2l, यस 2 मैम, डेल एल बाई एल, तो यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो भी 2% आया है, ठीक है। तो मतलब उस वो सेम बॉडी, रहेगा। तो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए फिर, ठीक है। जो भी बॉडी अगर गिवन है ठीक है, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, फिर वहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है मैम। हम्म। अब ये वाला करो। ये भी सेम ही है कि पेंडुलम की जो लेंथ है वो 1% से चेंज हुई है, तो टाइम पीरियड कितने से चेंज हो जाएगा, 1/2 टाइम्स मैम 0.5। एल एल बाई एल, और ये 1% है तो 1/2 कितना हो गया, 0.5। सी ऑप्शन। एक बार शॉर्ट नोट जरूर देख लेना, मैं शायद अपलोड कर दूंगी, उसमें तुम्हें टेम्परेचर स्केल का और टाइम पीरियड क्लॉक का भी टॉपिक है। अगर टाइम मिलेगा तो कल मैं उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगी। एक बार ये वाला क्वेश्चन करो अभी। क्या कह रहा है कि दो रॉड है L1 L2, कॉफिशिएंट उनके अलग अलग हैं, उन दोनों को एक साथ जोड़ दिया है, ठीक है, सिस्टम बना दिया है। अब इनका इक्विवेलेंट कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना होगा, लीनियर कॉफिशिएंट कितना होगा इस पूरे सिस्टम का। मैम डी। हम्म देखो अब कैसे मान लो, पूरे सिस्टम का लिखेंगे अब। मान लो जब भी हम कोई हीट दे रहे हैं तो जो पूरा चेंज आएगा वो पूरे सिस्टम में आएगा। तो लेंथ का चेंज अगर मैं पूरे सिस्टम के लिए लिखूंगी तो कैसे लिखेंगे भाई,
लेंथ 1 में कितना चेंज आया है और लेंथ 2 में कितना चेंज आया है। तो इसकी ये कितना बनेगा, डेल L1 इनिशियली लेंथ, अल्फा 1 मान लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर डेल टी है, अल्फा L2 ये कितना बनेगा L2 अल्फा 2, टेम्परेचर तो दोनों का सेम ही इंक्रीज होगा क्योंकि एक ही सिस्टम है, तो ये अल्फा टी। ठीक है, अब ये पूरा सिस्टम है, तो सिस्टम का कैसे लिखेंगे, मान लो जो लेंथ में चेंज आया है सिस्टम के में वो लेंथ ऑफ सिस्टम, और जो कॉफिशिएंट है वो सिस्टम का अल्फा सिस्टम मान लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर डेल टी रहेगा, तो डेल टी कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बना, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन लेंथ ऑफ सिस्टम, तो इनिशियली लेंथ कितनी है सिस्टम की, L1 प्लस L2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो कॉफिशिएंट ऑफ सिस्टम, तो डी ऑप्शन, वेरी गुड। ठीक है ये वाला क्वेश्चन करो, नहीं पहले ये वाला करो, इसमें तो आंसर है ही पहले से। देखो क्या कह रहा है कि ए रॉड इज लाइंग फ्रीली, मतलब ये रॉड है ना जो ये फ्रीली रखा हुआ है एक किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अब देखो क्या कह रहा है कि तुम्हें निकालना है थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा अगर मैं इस रॉड को हीट कर देती हूँ, जो टेम्परेचर में चेंज हो जाता है वो डेल टी आया है। कल मैंने तुम्हें स्ट्रेस पढ़ाया है कि किसी बॉडी में अगर स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आता है, देखो कल हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी बॉडी लीनियरली जब उसमें स्ट्रेस लगता है तो क्या होता है, उसकी लेंथ में चेंज आता है ना, डेल एल। अब यहाँ पर वो जो स्ट्रेस आ रहा है, कल तो लॉन्गिट्यूडनली आ रहा था कि हम फोर्स लगा रहे थे, सोचो अभी यहाँ पे तुम स्ट्रेस की बात रखो कि स्ट्रेस क्या था, स्ट्रेस क्या था बताओ जरा, स्ट्रेस कब होगा किसी भी बॉडी में, जब मैं दोनों तरफ से फोर्स लगाऊंगी, है ना, तब जाके स्ट्रेस होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, थर्मल स्ट्रेस, यानी जब तुम इस बॉडी को अगर हीट करोगे तो उस हीट की वजह से इस बॉडी में कितना स्ट्रेस आएगा वो बताओ, तो कितना स्ट्रेस आएगा इस बॉडी में हीट की वजह से, हीट की वजह से कितना स्ट्रेस आएगा। देखो बॉडी फ्री है, स्ट्रेस कब आता है कि ये बॉडी फ्री है, मान लो तुमने टेम्परेचर इसको दिया तो बॉडी कुछ एक्सपेंड कर गई, ठीक है, यहाँ से बॉडी एक्सपेंड कर गई, तो बॉडी की जो अब नई लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी L डैश इक्वल्स टू L प्लस डी एल। ठीक है, ये तो अब बॉडी की नई लेंथ हो गई, तो अब क्या इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, ये जरा इसका आंसर दो। तो मान लो ये जो तुमने डेल टी लिया है, अब ये जो नया टेम्परेचर है, इस नए टेम्परेचर पे इस रॉड की नई लेंथ हो गई ना, ये भाई इस नए टेम्परेचर पे रॉड की नई लेंथ हो गई है, तो क्या स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ बॉडी में, क्यों स्ट्रेन स्ट्रेस क्यों प्रोड्यूस होगा, थर्मल पूछा है, थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन। देखो कोई भी स्ट्रेस और या कोई भी स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, स्ट्रेस कब प्रोड्यूस होगा, जब बॉडी कैसी हो, बाउंडेड स्टेट में हो या तो, ठीक है, या दोनों तरफ से हम लोग फोर्स लगा रहे हो, खींच रहे हो, बॉडी को पुल कर रहे हो दोनों तरफ से पकड़ के, यहाँ पर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब उस बॉडी उस टेम्परेचर पे उस लेंथ उस रॉड की लेंथ ही चेंज हो गई है, ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा इस केस में। तो यहाँ पर जो बॉडी का जो स्ट्रेस या स्ट्रेन में जो चेंज है वो कितना रहेगा, वो जीरो ही आएगा, ठीक है, ना ही कोई थर्मल स्ट्रेस हुआ है ना ही कोई थर्मल स्ट्रेन आया है, तो जीरो है। पर यहाँ पर देखो यहाँ पर बॉडी को बाउंड कर दिया है, अब बाउंड करने से क्या होगा, अब तुम इसको हीट इनिशियली टेम्प इसकी लेंथ L है, अब इसको तुमने क्या किया, हीट दिया, अब हीट दोगे तो अब क्या होगा, बॉडी एक्सपेंड करना चाहेगी, बट Yes, यहाँ पर ma'am. बॉडी, हाँ यहाँ पर अब बॉडी के पास क्या है, यहाँ पर उसके पास कंस्ट्रेन है बॉडी के पास, अब जाके स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, अब रॉड पर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा ड्यू टू थर्मल हीट, मतलब इस हीट की वजह से अब स्ट्रेस आएगा। अब इसका आंसर निकालो कि कितना आएगा। मैम इसके इफेक्ट में ब्रेक भी हो सकती है ना बीच से? वो ब्रेक तो तब होगा ना जब उसमें तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगेगा, तब ब्रेक होगा। अच्छा
ऐसे नहीं ब्रेक होता। इसे सॉल्व करो। तो पहले स्ट्रेस निकालो। तो देखो कितना चेंज आया बॉडी में, पहले वो देखते हैं। यहाँ देखो ध्यान से। बॉडी में जो चेंज आया है वो हम लिखेंगे कि मान लो हमारे पास जो नई लेंथ आई है डेल एल, वो किसके बराबर आई है? अल्फा। इनिशियली लेंथ एल है, चेंज इन टेम्परेचर डेल टी। ठीक है, अल्फा एल डेल टी। जो न्यू लेंथ हो गई एल जो आई है वो किसके बराबर हुई है? इक्वल्स टू एल प्लस अल्फा एल डेल टी एल डैश। ठीक है, ये नई लेंथ बनी है मेरी। अब मुझे स्ट्रेन निकालना है, थर्मल स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या कहता है? चेंज इन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ, है ना? नेचुरल लेंथ कितनी है और लेंथ में चेंज कितना है? तो लेंथ में चेंज कितना आया मेरे में? अल्फा एल डेल टी, है ना? ठीक है, अल्फा एल डेल टी। अब देखो इनिशियली लेंथ कितनी है मुझे बताओ। यहाँ पर एल अब क्या लिखोगे? ये जो न्यू लेंथ आई है टोटल ये लिखोगे, या फिर जो इनिशियल लेंथ एल है वो लिखोगे नेचुरल लेंथ में? तो यहाँ पर जो एल है ना, ये एल होती है हमारी नेचुरल लेंथ। देखो यहाँ पर होगी नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ अब कौन सी है? यहाँ पर हम एल डैश वाली लेंथ लिखेंगे, यानी जो लेंथ तुम्हारी चेंज हुई है। क्योंकि अब भाई रियल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है? एल प्लस अल्फा एल डेल टी, ये वाला है। ठीक है, तो ये वाली लेंथ लिखेंगे। यहाँ से एल एल कैंसिल कर दो तो कितना बचेगा? देखो अल्फा डेल टी अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल, लिखते हैं क्या आया? अल्फा डेल टी 1 प्लस अल्फा डेल टी। तो ये क्या आया है? ये स्ट्रेन की वैल्यू आई है। अब देखो क्या होता है, अल्फा डेल टी की जो वैल्यू है ना ये बहुत छोटी हो जाती है एज कम्पेयर टू 1, क्योंकि अल्फा टेंस टू द पावर -3 में जाता है। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू 1 अल्फा डेल टी की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है। तो कई बार इसका आंसर हम क्या लिख देते हैं? अल्फा डेल टी भी लिख देते हैं। बट अगर ऑप्शन में अल्फा डेल टी दिया हो, ठीक है, जैसे देखो ए और बी, अगर बी नहीं होता तो तुम डायरेक्ट अल्फा पे टिक कर देते, ए वाले पे टिक कर देते, तुम्हारा आंसर सही होता। बट यहाँ पर तुम्हें अल्फा डेल टी भी दिया है, तो मोर एक्यूरेट आंसर इसका क्या रहेगा? बी रहेगा। तो थर्मल स्ट्रेन जब भी निकालोगे अपॉन में जो एल होगी वो पुरानी वाली लेंथ नहीं लेनी है। कौन सी लेंथ लेंगे? जो एक्चुअली में अब तुम्हारी लेंथ आ गई है। नई लेंथ कितनी है? तो नई नेचुरल लेंथ उस पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पे, उस नए टी टेम्परेचर पे अब उस लेंथ चेंज हो गई है ना। देखो क्या करना है, किसी जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया उस टेम्परेचर पे उस रॉड की नई लेंथ आ गई है, तो उस न्यू लेंथ पर कितना स्ट्रेन आया वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो चेंज इन लेंथ अपॉन में नेचुरल लेंथ, तो एल कितना होगा? एल प्लस डेल एल, तो वही वाली यहाँ पे लेंथ लिखी है। तो मोर एक्यूरेट आंसर विल बी बी। अब दूसरा है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? देखो फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ पे वो कौन सा है हमारा? गामा। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस है। तो स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा? गामा इंटू स्ट्रेन। तो गामा में स्ट्रेन मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा तुम्हारा स्ट्रेन और ये गामा, तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो अभी हीट की तरफ बढ़ते हैं, कैलोरीमेट्री। हाँ, अब मैं कैलोरीमेट्री पे जा रही हूँ, बट उससे पहले देखो एक बार मैं शॉर्ट नोट्स देख लेती हूँ, मैंने तुम्हें अपलोड करे हैं। एक सेकंड रुक जाओ। इसमें नहीं है, ठीक है, मैं अभी अपलोड करना रहता है। मैम हम्म एक कैलोरीमीटर से क्वेश्चन याद आया।
कभी कभार कोई एक कोल्ड बॉडी और एक हॉट बॉडी है, लेकिन दोनों ही हीट प्रोड्यूस करती है ना। हीट प्रोड्यूस नहीं, देखो एक हीट एब्जॉर्ब करेगी और एक हीट लॉस करेगी। जो ज्यादा हॉट बॉडी है वो तो हीट को लॉस करती है, ठीक है। जो कूलर बॉडी है, जो बॉडी ठंडी है, वो हीट को गेन करेगी। तो हमेशा एक लॉस करेगा और एक गेन करेगा। तो अगर मैं उसको पूरे को एक सिस्टम बना देती हूँ, मान लो ये मेरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम से बाहर हीट नहीं जा रही है। अगर मैं एक बॉडी ए लिखती हूँ, दूसरी बॉडी बी लिखती हूँ, मान लो ये किसी टेम्परेचर T1 पे है, ये टेम्परेचर किसी T2 पे है। अब मान लेते हैं कि T1 का जो टेम्परेचर है वो T2 से ज्यादा है, तो T1 क्या करेगा? T1 क्या रिलीज करेगा? करेगा। अपनी हीट को लॉस करेगा, ठीक है। अब वो हीट जो लॉस हुई है वो हीट जाएगी कहाँ? वो जो तुम्हारी बी बॉडी है बी वो एब्जॉर्ब कर लेगा हीट उसे। को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, वो गेन कर लेगा। तो यही कैलोरीमेट्री कहती है। क्या कहती है? कि whenever a hot body is mixed with a cold body, देखो ये मैंने एक सिस्टम बना दिया, तो ये मिक्सिंग ही हो रही है। तो कॉमन दोनों बॉडी क्या चाहेंगी कि हम कॉमन टेम्परेचर पे आ जाएं। और वो कॉमन टेम्परेचर पे कब आएंगे? जब कोई भी हीट लॉस ना हुआ हो, मतलब कहीं भी बाहर जो है हीट लॉस ना हुआ हो। तो ए बॉडी ने जितना हीट लॉस किया है उतना ही बी बॉडी गेन कर ले। यही हमारा कैलोरीमेट्री का मेन प्रिंसिपल है, ठीक है। दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो देखो दूसरा, अब यहाँ पर थोड़ा सा लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग इनके क्वेश्चन करेंगे। देखो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? हमारे पास दो चीज होती है, ध्यान से सुनो। एक होता है टेम्परेचर, एक होता है फेस चेंज, ठीक है। फेस चेंज का मतलब क्या है? मान लो मेरे पास ना, सुनो, मेरे पास एक आइस है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस, सपोज करो, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस है। अब होगा क्या? मैंने इस आइस को हीट देना शुरू कर दिया, क्या होगा मुझे बताओ? इस आइस को हीट देना शुरू कर दिया, ये आइस क्या करेगी? पहले तो ये आइस अपना टेम्परेचर कम करेगी, मतलब अपना टेम्परेचर बढ़ाएगी, राइट। -10 से -8 होगा, -5, -6। ये आइस अपने टेम्परेचर को कितना डिग्री कर लेगी? पहले 0 डिग्री सेल्सियस कर लेगी। अभी भी क्या रहा है? ये आइस, और पहले भी क्या थी? आइस थी। तो यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज आया है। तो जब भी तुम्हारा टेम्परेचर में चेंज आए, तो जिस अमाउंट की तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ी है, जिस हीट की जरूरत पड़ी है, वो कौन सी हीट होती है? स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट कब चाहिए होती है? जब हमें सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करना हो, ठीक है। जब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करना हो विदाउट चेंजिंग इट्स फेस, है ना भाई। पहले भी आइस थी और अभी भी आइस है, बट आइस का टेम्परेचर -10 से 0 डिग्री कर दिया, मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो अब कौन सी हीट चाहिए? स्पेसिफिक हीट। तो देखो क्या कह रही है स्पेसिफिक हीट? इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कि मान लो मेरे पास 1 ग्राम पानी है, ठीक है, मेरे पास 1 ग्राम पानी है और मुझे उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है। तो मुझे कितना हीट, मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, मुझे कितनी हीट चाहिए? वही स्पेसिफिक हीट है। तो देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है? कितना है? 1 कैलोरी। कितना है? 1 कैलोरी। कि मतलब अगर पानी का 1 ग्राम पानी के 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाना है तो कितना एनर्जी चाहिए होगा, कितना हीट चाहिए? 1 कैलोरी। तो ये रहा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो मास किसमें है? ग्राम में। टेम्परेचर सेल्सियस में। डेल क्यू किसमें है? कैलोरीज में। ऐसे ही स्टीम, मतलब अगर स्टीम का टेम्परेचर चेंज करना है, मतलब तुम्हारे पास अगर 1 ग्राम स्टीम है, उसका तुम टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हो 1 डिग्री से, तो 1 ग्राम स्टीम के 1 डिग्री सेल्सियस को चेंज करने पर कितनी एनर्जी या हीट चाहिए? 0.47। ऐसे ही आइस, अगर आइस का टेम्परेचर हमें चेंज करना है तो कितना हीट चाहिए? 0.5 डिग्री कैलोरीज, ठीक है। यही होती है स्पेसिफिक हीट। तो ध्यान रहे, इसमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करेंगे। दूसरा आती है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, बताएगा कोई? तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या मतलब है? 1 मोल सब्सटेंस का अगर 1 डिग्री टेम्परेचर हमें रेज करना है, हाँ, तो जितनी हीट हमें पहले, रिक्वायर्ड हाँ होगी। वेरी गुड, पहले हम 1 ग्राम का कर रहे थे कि अगर 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिए। अब किसका कर रहे हैं? 1 मोल का, है ना। तो अगर मैं स्पेसिफिक हीट से, देखो ऐसे क्या है स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट कितनी थी? डेल क्यू अपॉन एम डेल टी, है ना।
अब इस मास से अगर मैं मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कौन सी हीट बन जाएगी? मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई कर दो उसकी मोलर मास से, तो तुम्हारी कौन सी हीट बन जाएगी? मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, एक पूरे मोल का टेम्परेचर अब बढ़ाना है, ग्राम की जगह पूरे मोल का टेम्परेचर बढ़ाना है। हीट कैपेसिटी, अब हीट कैपेसिटी क्या है? देखो यहाँ पर पूरी कंप्लीट ऑब्जेक्ट को लेके चलेंगे कि पूरे ऑब्जेक्ट, मान लो तुम्हारे पास एक पानी की बॉटल है, ठीक है, उस पूरे पानी की बॉटल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उस टेम्परेचर को राइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो होती है हीट कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पर पूरे टेम्परेचर का मास लेके चलेंगे, मतलब पूरी ऑब्जेक्ट का मास लेके चलेंगे। यानी एक बॉटल में मैं कहती हूँ कि उस बॉटल में 1 किलो पानी, 1 kg पानी है। अब इस 1 kg वाटर को राइज करने के लिए कितना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, कितना हीट चाहिए? तो गिवन मास को मल्टीप्लाई कर दो किससे? जो भी गिवन मास है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? स्पेसिफिक हीट से। ठीक है, स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारी ये हीट कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। तो देखो 1 kg, इसको मैं 1000 लिख देती हूँ ग्राम में, मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट। तो कितना स्पेसिफिक हीट होता है पानी का? अभी हमने देखा है 1, है ना? तो कितना कैलोरी चाहिए मुझे? 1000 कैलोरीज चाहिए होंगी। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? हीट कैपेसिटी। तो ये गिवन मास के लिए निकलेगी। ठीक है, दूसरा आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में क्या होगा? देखो अभी हमने पढ़ा था, मैंने क्या बोला था? एक होता है फेस चेंज, दूसरा होता है टेम्परेचर चेंज। तो लेटेंट हीट का काम कब आता है? जब फेस में चेंज आ रहा हो। फेस में चेंज कैसे करेंगे बच्चों, बताओ? कि मान लो मेरे पास, वही एग्जांपल लेते हैं, आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे। पहले इस आइस को क्या बनाएंगे? 0 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे। चली गई आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे। अभी भी देखो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में है। अब इस आइस को किस में चेंज करेंगे बच्चों? पानी में। वाटर का टेम्परेचर कितना रहेगा? अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है बट फेस चेंज हो गया। जब भी फेस चेंज कराने के लिए हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रख के जो हीट चाहिए होती है, वही हीट कौन सी होती है? लेटेंट हीट। कौन सी हीट होती है? लेटेंट हीट। ये याद रखो, लेटेंट हीट इज द हीट ऑफ एनर्जी दैट इज ऑब्जर्व्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ फेस चेंज। एब्जॉर्ब और रिलीज का तो पता ही चल गया होगा, कब एब्जॉर्ब होगी और कब रिलीज होगी। बताओ कब रिलीज होगी? हीट रिलीज कब होगी, बताएगा कोई? मैम जब टेम्परेचर उसका ज्यादा होगा। नहीं, टेम्परेचर का तो ठीक है, टेम्परेचर नहीं दिया होगा तब कैसे बताएंगे? ग्राम टेम्परेचर नहीं दिया हुआ। मैम चलो ठीक तो है अभी। इसमें ये हो सकता है, जैसे वाटर है तो वाटर हीट रिलीज करेगा और आइस जो है हाँ एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, लेटेंट हीट में देखो ऐसे ही होगा कि जो वाटर है, मान लो तुम्हारे पास आइस है और एक वाटर है, ठीक है, मैम जब या तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, हम्म, मैम जिस ऑब्जेक्ट से हीट निकलने वाला है उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर उससे कम होगा तब। हाँ ये तो है ही कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो वो बॉडी हॉटर बॉडी हो जाएगी एज कंपेरेटिव, है ना? यहाँ पे तुमने कंपैरिजन की बात कर दी। ठीक है, अभी यस मैम। एब्जॉर्ब और रिलीज का अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, वहां पर मैं बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा कि बॉडी हीट रिलीज कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है। अब चलो, अब यहाँ पे लेटेंट हीट सबको मालूम चल गया कि फेस चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो लेटेंट हीट का यूज करते हैं। अब लेटेंट हीट दो तरीके की होंगी, ठीक है, क्या क्या? एक तो फ्यूजन और एक वेपराइजेशन। फ्यूजन की क्या है? देखो फ्यूज हो, सॉलिड से लिक्विड जाती है। हाँ सॉलिड से लिक्विड को बना रहे हैं, तो ये हो गया फ्यूजन। यानी आइस को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो ये हो गई लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो कितना चाहिए? 80 कैलोरीज। ठीक है, अब वेपराइजेशन यानी वाटर को वेपर में बना रहे हैं, यानी लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर कितनी होगी? देखो 500 कैलोरीज। तो तुम खुद देखो स्पेसिफिक हीट ज्यादा है कि लेटेंट हीट ज्यादा है? मैम वेपराइजेशन वाली। स्पेसिफिक। नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ स्पेसिफिक हीट ज्यादा है या लेटेंट हीट ज्यादा है? स्पेसिफिक। मैम अरे स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हीट कैसे? स्पेसिफिक हीट तो 1 कैलोरी है। देखो अगर मुझे क्या था, अगर मुझे आइस को, एक आइस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है, कितना? सिर्फ 1 डिग्री, तो कितना मुझे अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए था? 0.5 कैलोरी। ठीक है, अब मुझे यस मैम। टेम्परेचर कांस्टेंट रख के सिर्फ आइस को पानी में चेंज करना है, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए? देखो 80 कैलोरीज।
मैम तो 80 latent कैलोरी पर ग्राम है या मोल है? ये ग्राम है, 80 कैलोरी अच्छा। पर ग्राम है, ओह। ठीक है। तो वहां पे 0.5 कैलोरी पर ग्राम था, तो कौन सी हीट ज्यादा हो गई? मैम ये फ्यूजन वाली लेटेंट। मतलब लेटेंट हीट ज्यादा है यस ना, मैम। एज कंपेयर टू स्पेसिफिक हीट। मतलब कि किसी भी चीज को, अगर किसी भी चीज का फेस चेंज करते हैं बिना टेम्परेचर को चेंज करे, देखो टेम्परेचर तुम सेम रख रहे हो, बस तुम फेस चेंज कर रहे हो, तो उसमें कितने अमाउंट की हीट चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा। और अगर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करना है तो तुम्हें हीट बहुत कम चाहिए। तो ये चीज देखो यहाँ पे। और ऐसी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 500 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अब आता है एक वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, ये क्या होगा वाटर इक्विवेलेंट? देखो वाटर इक्विवेलेंट क्या है, मान लो इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच विल एब्सॉर्ब और इवॉल्व द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज डन बाय द बॉडी इन रेजिंग और फॉलिंग थ्रू द सेम टेम्परेचर। मान लो तुम्हारे पास ये एक कोई बॉडी है, ठीक है। ये एक बॉडी है, इस बॉडी का मुझे हीट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इस बॉडी का हीट? देखो डेल क्यू, मतलब मुझे इस बॉडी का कितना हीट चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा टू राइज द टेम्परेचर बाय डेल टी, ठीक है। डेल टी का टेम्परेचर मुझे रेज कराना है, तो मुझे कितना हीट देना पड़ेगा? तो देखो मैंने लिखा है इस बॉडी का मास mb है, इस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कितनी है sb है, टेम्परेचर मुझे कितना चेंज कराना है डेल टी, ठीक है। ठीक है डेल टी। अब देखो क्या कह रहा है कि मुझे अगर मान लो same amount of heat as done by the body in raising or falling through the same temperature, it is the amount of water। अब ये क्या कह रहा है कि मान लो मुझे इस बॉडी का टेम्परेचर डेल टी तक रेज कराना है या फॉल कराना है, तो इस बॉडी के बदले में मुझे कितना वाटर लेना पड़ेगा कि उसका जो टेम्परेचर जो चेंज हुए वो सेम टेम्परेचर चेंज हो जाए, ठीक है। कितने अमाउंट ऑफ, मतलब और ये हीट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, मतलब सेम अमाउंट ऑफ हीट देनी है दोनों में। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो वाटर इक्विवेलेंट क्या है कि मुझे, मेरे पास यहाँ पर वाटर है, समझो ये वाटर है, ठीक है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी का मास mb है, ये वाटर है जिसका मास mw है, ठीक है। मुझे इस बॉडी को भी कितने टेम्परेचर पे बढ़ाना है डेल टी पर, इस वाटर को भी किस टेम्परेचर पे बढ़ाना है, सपोज करो डेल टी पर, ठीक है, सेम डिग्री का टेम्परेचर राइज करना है। अब क्या कह रही हूँ कि मुझे इस बॉडी के डेल टी टेम्परेचर को राइज करने के लिए अगर मान लो क्यू अमाउंट की हीट चाहिए, ठीक है, क्यू अमाउंट की हीट चाहिए, तो मैं कितने अमाउंट का वाटर लूंगी कि वो सेम अमाउंट की हीट एब्सॉर्ब करें, समझे, सेम अमाउंट की हीट एब्सॉर्ब करें। कि ऐसे समझो इसको कि ये एक बॉडी है, इसका मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो मुझे हीट चाहिए वो Q1 चाहिए, ठीक है। इस बॉडी का मास है mb। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे इस बॉडी के मास को मुझे वाटर से चेंज करना है, तो मुझे कितने अमाउंट का वाटर चाहिए, ठीक है। इस बॉडी के मास के इक्विवेलेंट। हाँ, इस बॉडी के मास के इक्विवेलेंट मुझे कितने अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, और उस वाटर का भी क्या होना चाहिए कि उस वाटर के अमाउंट को भी अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाऊं, तो जो हीट मुझे चाहिए वो अभी भी जितना इसको चाहिए ना Q1, वो Q1। इसको भी Q1 ही देनी पड़े, समझ गए। यस मैम। इस बॉडी के मास को रिप्लेस करना है भाई, इस बॉडी के मास का क्या है, मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए Q1 हीट चाहिए, तो मैं कितना पानी लूं कि उस पानी का भी मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए सेम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। तो देखो एक बार देखो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ डेल, ये जो लिखा है Q इस बॉडी का mb स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी इनटू डेल टी। अब इस वाटर का लिखते हैं, देखो वाटर, अब मैंने क्या बोला है, हीट सेम होनी चाहिए, तो इस अमाउंट ऑफ वाटर का हीट भी सेम है। मैं लिखती हूँ जो मैंने वाटर का मास लिया है मैम ये वो दोनों के mw। लिए तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो वहां से प्रोपोर्शनैलिटी के हाँ, तहत हम निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर SW है, तो ये डेल टी है। तो यानी अब इन दोनों का मैंने क्या बोला है, हीट जो है जो दे एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है, ये बराबर होनी चाहिए। यानी MS SB डेल टी इक्वल्स टू MW SW
डेल टी। तो डेल टी से डेल टी कट गया। यहाँ से तुम वाटर का मास निकाल सकते हो कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से याद करो। यस मैम। समझ में आया क्या क्या कहना चाह रही थी मैं? वाटर इक्विवेलेंट मतलब कितने अमाउंट का पानी चाहिए टू रेज द सेम टेम्परेचर एंड रिक्वायर्ड द सेम अमाउंट ऑफ हीट। बस ये याद रख लो। तो दोनों की हीट को बराबर कर देना, स्पेसिफिक हीट। ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो जरा। तो कैसे करेंगे बस जरा एक बार आइडिया देख लेते हैं कैसे कैसे करना है। अच्छा लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है? लेटेंट हीट का फॉर्मूला नहीं देखा? Q इक्वल्स टू ml। ठीक है, स्पेसिफिक हीट का क्या होता था? ms डेल टी। तो लेटेंट हीट में टेम्परेचर नहीं आएगा क्योंकि टेम्परेचर तो हम ऑलरेडी कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कितना आता है? ml आता है। ओके नाउ अब देखो 5 ग्राम ऑफ आइस है जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री है। तो पहले इस आइस को क्या करेंगे? -10 डिग्री से कहाँ लेके जाएंगे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। कौन सी हीट चाहिए होगी? ms डेल टी। ठीक है, अब इस आइस को किस पे लेके जाओगे? वाटर पे। कितने डिग्री वाटर पे? 0 डिग्री सेल्सियस। कौन सी हीट चाहिए बताओ? कौन सी हीट चाहिए? लेटेंट हीट। लेटेंट और हीट कौन सी? आइस से वाटर कर रहे हो तो लेटेंट हीट कौन सी है? फ्यूजन या वेपराइजेशन? मैम फ्यूजन। हाँ, तो अब आइस से वाटर किया। देखो पहले टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे और फेस चेंज करेंगे। अब तुमने पानी बना दिया। अब पानी से कितना भी टेम्परेचर ले जाओ। अब वाटर को कितने डिग्री पे ले जाना है? देखो स्टीम बनाना है तो 120। अभी भी वाटर को पहले कितने डिग्री पे लेके जाओगे? 100 डिग्री पे। यस मैम। तो अभी कौन सा हीट आया है? ये वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। अरे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। वेरी गुड। अच्छा वाटर से वेपर नहीं हुआ अभी? अच्छा हाँ। अभी तो अभी नहीं कर सकते यस वाटर मैम से यस मैम। वेपर। पहले अभी सेम टेम्परेचर पे देखो, पहले टेम्परेचर बढ़ाओगे। अब तुम्हें पता है, देखो ध्यान रखो 0 और 100 डिग्री, यहाँ पर दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर सकती हैं। 0 पर पानी भी एग्जिस्ट कर सकता है और आइस भी। 100 डिग्री पे पानी भी एग्जिस्ट कर सकता है और और गैस भी। वेपर भी। तो तुम्हें दोनों चीज करनी होंगी। पहले तो उसका पानी को 100 डिग्री पे लेके गए तो हीट चाहिए। अब पानी को 100 डिग्री से किस पे लेके जाओगे? स्टीम पे। तो अब वाटर को देखो स्टीम बनाओगे कितने डिग्री पे ही? 100 डिग्री पे। यस मैम। तो अब चाहिएगी लेटेंट हीट। ठीक है, अब स्टीम को ले जाओ कितने डिग्री पे? 120 पे। अब तुम्हें चाहिएगी स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो इतना सारा हीट लिख दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैम लेकिन ये आया कैसे 3707? क्या क्या आया? मतलब ये लिखने के बाद उसके बाद से कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे? वो लेटेंट वाला? सबके लिए अपना अपना लगेगा ना। देखो अगर मान लो -10 डिग्री से लिखोगे तो ms डेल टी। तो मास ऑफ आइस, आइस का मास कितना है? 5 ग्राम। यस मैम। स्पेसिफिक हीट कितनी होती है आइस की? 0.5 इंटू टेम्परेचर का चेंज कितना है भाई? -10 से 0 डिग्री, तो 10 डिग्री आ गया। यस मैम। प्लस अब देखो आइस से लेटेंट हीट बनाया तो मास कितना है? मैंने फॉर्मूला क्या बताया लेटेंट हीट का? ml। तो मैम मास कितना है? 5 ग्राम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन का कितना था? 80 था ना शायद, तो 80 कैलोरी। ठीक है, प्लस ऐसे ही अब देखो अब लेटेंट हीट से क्या बनाया है तुमने? 100 डिग्री का पानी। तो स्पेसिफिक हीट तो 5 ग्राम इंटू टेम्परेचर का चेंज देखो 0 से 100 यानी डेल टी 100 हो गया। हाँ 100। इंटू अब पानी से पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 1। तब 1। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिखोगे 1। ठीक है, तो 1 हो यस गया। मैम। तो ये पहला स्टेप, ये दूसरा और ये तीसरा। तो हमने यहाँ तक कर लिया 1 2 ये 3। 3। अब फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है? वाटर बना दिया 100 डिग्री पे। अब 100 डिग्री पे स्टीम बनाएंगे तो क्या बनाऊं? लेटेंट हीट, मास कितना है? 5 ग्राम। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है? 500। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये लिख दिया 500। ठीक है, अब आगे बताओ क्या करना है? अब स्टीम हो गई, मैम कितना चेंज हुआ है? 100 डिग्री पे स्टीम हो गई। अब ये यस मैम। टेम्परेचर वाला आ जाएगा यानी मास 5 ग्राम,
टेम्परेचर का चेंज 20 डिग्री 20 इनटू स्पेसिफिक हीट। तो स्टीम की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है 0.48। तो ये तुम्हें याद भी करनी पड़ेगी, ठीक है, या बहुत आसान है, 5 ही तो है। पानी की 1 कैलोरी स्पेसिफिक हीट, और स्टीम की 0.48, आइस की 0.5। लेटेंट हीट आइस से वाटर की 80 और वाटर से स्टीम की कितनी 500, ठीक है। यस मैम। ये कई बार नहीं भी गिवन होती है, ये याद करनी है। तो ये तो हमने चेंज कर लिया, इस तरीके से तुम कर सकते हो, ठीक है। ये मतलब ये सबसे बड़ा था, इससे ज्यादा तो क्या ही पूछेंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले ये देखो, ये क्वेश्चन देखो मिक्सचर वाला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो ध्यान से देखो, 10 ग्राम ऑफ H2O, यानी 10 ग्राम है पानी जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे है। ये 30 ग्राम पानी है जो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे है। पूछा है फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा। तो फाइनल टेम्परेचर, तो देखो क्या फेस चेंज होगा, फेस चेंज तो नहीं होगा ना भाई, मैम नहीं, वो स्पेसिफिक लगेगा। स्पेसिफिक हीट लगेंगे। तो यानी ये तो लॉस करेगा भाई 50 डिग्री वाला, तो हाँ, अब और 20 20 डिग्री वाला वाला गेन एब्जॉर्ब। कर लेगा। अब मैं मान लेती हूँ ये दोनों किसी टी टेम्परेचर पे आ जाते हैं। तो देखो 10 ग्राम MS डेल टी इक्वल्स टू MS डेल टी, मतलब डेल्टी Q गेन इक्वल्स टू Q क्यू लॉस, लॉस। बस यही लगाना है। तो देखो 10 ग्राम वाले का मास लिखा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिखी, जो भी है, टेम्परेचर का चेंज नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये भाई 20 डिग्री है, यहाँ पे गेन होगा तो T-20। यस मैम। अब ये देखो 30 ग्राम ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट है, टेम्परेचर 50 से क्या होगा यहाँ पे कम होगा क्योंकि हीट लॉस होगा, तो क्या लिखेंगे 50 माइनस T, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट से स्पेसिफिक हीट काट दो, बताओ इसका आंसर क्या है, जरा चेक करती हूँ। टेम्परेचर कितना है फाइनली, तो समझ गए क्या करना है, हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस, बस ये करना है। और तुम्हें पता है जो 50 डिग्री वाला है वो लॉस करेगा, तो 50 माइनस टी किया है, ऑप्शन थर्ड। हाँ, और ये जो है ये T-20, मतलब ये गेन करेगा, ऑप्शन नंबर 3, वेरी गुड यतिन, सी ऑप्शन, वेल डन। तो यही फॉर्मूला लगाना है। तो ये हो गया दूसरे तरीके का सवाल। अब देखो एक ये सवाल आता है, ये क्या है, यहाँ पर पता, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आइस और स्टीम दोनों है, तो यहाँ पर कुछ फेस चेंज भी होगा और कुछ टेम्परेचर चेंज भी होगा। यहाँ दोनों, यहाँ पर तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज था, ठीक है, क्योंकि दोनों पानी थे। यहाँ पर आइस भी है और स्टीम भी है, तो यहाँ पर फेस चेंज भी होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना, अदरवाइज मैं कल जरूर कराऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो कल की क्लास में मिलते हैं, कल मेरी शायद 2 क्लासेस हैं, तुम्हारी क्लास में बैच, सैटरडे को। हाँ है ना, ओके मैम। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, तो कल मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन। यस मैम। थैंक यू मैम। मैम इसमें एक डाउट था मुझे थैंक यू मैम। कि अगर हम जैसे वो अगर वाटर हो और साथ में 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो ऑटोमेटिकली एट द इंस्टेंट वो फ्रीज हो जाता है, लेकिन वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस है तो उसे टाइम लगता है ना वेपर बनने में। कैसे, क्या कह रहे हो, अगर 1 डिग्री 100 डिग्री पानी है और उसको वेपर बनाना है, हाँ तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा ना, 100 डिग्री पहुंचते ही सारा पानी वो भाप वेपर में तो नहीं उड़ जाएगा ना। नहीं नहीं, पहले तुम हीट दोगे ना, तो वो हाँ, हीट ऑब्जर्व होगी, तो इंस्टेंट तो प्रोसेस नहीं होगा, कुछ तो टाइम लगेगा। लेकिन मैम वो जो आइस वगैरह में होता है कि वाटर को अगर मैं वही सेम प्रोसेस आइस में करूँ कन्वर्ट करने के लिए, तो 0 डिग्री रीच करते हुए ऑटोमेटिकली वो फ्रीज हो जाता है पूरा का पूरा। इंस्टेंटली तो नहीं होगा ना, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे कैसे हो जाएगा, तो हीट को अब्जॉर्ब और लॉस करने में बस जितना समय लगेगा उतना ही समय किसी चीज के फेस चेंज होने में लगेगा। अगर वो हीट तुम एकदम फास्ट प्रोवाइड करा रहे हो तो कोई भी टाइम लैग नहीं आएगा, ऐसे हो सकता है। ठीक है मैम